अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज 3 रुकनी बेंच दोबारा बैठी और इलेक्शन के हवाले से जो है वो बातचीत हुई। उस इलेक्शन के हवाले से जो 14 मई को ऑलरेडी ऐलान हो चुका है और अब जबकि आज 5 मई है तो तकरीबन कोई 9 दिन बाकी है और ना फंड्स हैं, ना कोई एलोकेशंस हैं, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई होमवर्क है। तो ये कैसे इलेक्शन होगा? बच्चे को पता है कि 14 मई को तो कम से कम इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये जो 3 रुकनी बेंच है इनको नहीं पता। और अगर इनको पता है तब भी ये बन रहे हैं, क्योंकि आज भी उनके स्टेटमेंट में ये था कि जी जो ऑर्डर हमने दिया है वो अपनी जगह मौजूद है, यानी 14 मई को इलेक्शन कराना। और दूसरा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आइनी और कानूनी जो भी उनको इख्तियार है वो करेंगे। लेकिन जब ये जजेस ये कहते हैं कि हम आइन के कस्टोडियन हैं, हम आइन के मुहाफिज हैं, तो फिर मुझ जैसे बहुत सारे तालिब इल्म जो है ना इस पे मुस्कुराते हैं। बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर या बड़े बड़े लॉयर तो ठाठे मारते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो तालिब इल्म हैं हम मुस्कुराते हैं। उसकी वजह ये है कि इनके मुंह से ये जुमला सुनकर हैरत होती है, जिन लोगों ने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, कई दफ़ा इस आइन को तोड़ा है। खुद जो अपने आप को कस्टोडियन कहते हैं वो आइन को तोड़ा है, आइन का मजाक उड़ाया है। आइन में खुद, मैं नहीं कह रहा, इनके अपने जजेस कहते हैं कि आपने रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है। वकला को भी छोड़िए, इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं, जो बेंच में बैठे हुए हैं, जो फैसला सुन रहे हैं, मसलन 63A का फैसला, वो कहते हैं कि रीराइटिंग ऑफ आपने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन किया। रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आप अपने इख्तियारात से बाहर निकले हैं। जो इख्तियार आपको आइन ने 175(2) में डिक्लेयर किया है उससे आप बाहर निकले हैं और आपने रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, गोया आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपने आइन की, उसने लिख कर दिया आपको कि आपने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और वो आइन जो इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देता है आपने उसके अंदर इंटरफेयर किया। चुनांचे अपने इख्तियार से बाहर जाना, दूसरों के आइनी इख्तियार में इंटरफेयर करना, उनके मामलात में घुसना, डेट देना, टाइम देना। ख़ुद इलेक्शन कमीशन लिख रहा है कि आप आइन शिकन है, आपने आइन तोड़ा है, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। फिर उसके बाद आपने अपने साथी जज जनाब काजी फाइज ईसा और तारिक मसूद की जजमेंट को एक सर्कुलर से रोक कर आइन की खिलाफ वर्जी की है। 189 मौजूद है उसमें कि बाइंडिंग है तमाम जजेस पे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस के ऊपर। इसके अलावा आप सुओ मोटो नोटिस जो लेते हैं, उस सुओ मोटो नोटिस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर उन लोगों के लिए लिया जाता है जो कि जिनकी कोई अप्रोच नहीं है। और ये 184(3) में कहीं नहीं लिखा है कि ये चीफ जस्टिस लेगा। आप अपने अख्तियार से तजावुज़ कर रहे हैं, क्योंकि आइन में तो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब 15 जजेस हैं। फिर आपने जूनियर जजेस को अपॉइंट किया है जो आइन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर मेरिट की दर्जियाँ बिखेरी हैं और आइन को आपने तोड़ा है। इस तरीके से 62(1) में पहले वाले ने जो आपके बेंच के थे उन्होंने जो है वो तायात नाअहली कर दी, जबकि आपको इख्तियार नहीं है। तो मैं किस अभी और आगे जाऊं तो बहुत सारे और केसेस निकलते हैं, लेकिन इन्हीं से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हुई हैं। और फिर ये जुमला कहते हैं कि आइन हमारे दरवाज़े पे दस्तक दे रहा है तो हमें हंसी आती है। फिर ये कहते हैं हम आइन के कस्टोडियन हैं तो हमें हंसी आती है। अभी जो इन्होंने एक फ़ैसला दिया ये आइन की खिलाफ वर्जी खुद कर दी कि आइन का आर्टिकल 224 में 90 डेज़ है। आपने कहा जी 90 डेज़ में कराएं या थोड़ा सा और टाइम ले लें। तो ये थोड़ा सा आम टाइम कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के इस आर्टिकल 22-24 के इसमें 1 मिनट भी आगे बढ़ा सकती है। कोई आर्टिकल है तो बता दीजिए हमें, कोई आपको इख्तियार है तो बता दीजिए। जब इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार के तहत इलेक्शन एक्ट 2117 के तहत 58 आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए और आइन के आर्टिकल 254 को की कवरेज लेते हुए जब उसने कोई डेट और वो दिया तो आप कहते हैं आपको किसने इख्तियार दिया है, आप कैसे इसके अंदर
तब्दीली ला सकते हैं, हालांकि डेट देने का इख्तियार इन्हीं को है। और अगर किसी भी बुनियाद पर इलेक्शन उस वक्त में नहीं हो सकता है जो डिसाइडेड है, तो उसमें आगे बढ़ सकता है। तो आप तो खुद कानून तोड़ रहे हैं, खुद आइन तोड़ रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी हम कस्टोडियन हैं। तो इस पे हंसी आती है। एक आज ये फैसला उन्होंने महफूज कर दिया है, कई बातें सुनी, ऑब्जर्वेशन आए, बड़ी बातें हुई इधर उधर। हुकूमत का नुमाइंदा भी आज मौजूद था, मसलन वज़ीर मौजूद थे, जबकि हुकूमत कहती है कि हम इस बेंच को नहीं मानते, हम तो 4 और 3 को मानते। मियाँ नवाज शरीफ भी ये कहते हैं, आपके मौलाना फजल रहमान भी ये कहते हैं, आसिफ अली जरदारी भी कहते हैं, शहबाज शरीफ भी कहते हैं। फिर भी उनके 2 नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद थे आज जुडिशरी में। और बहरहाल जुडिशरी में यही चीज़ नज़र आ रही थी कि जी इमरान खान राज़ी हुए, इमरान खान से बात हो गई, क्या पीटीआई एग्री कर रही है इस चीज़ को या नहीं कर रही है। ये अरे भैया, ये कौन सा ऐसा सिलसिला है जिसमें आप पीटीआई और पीडीएम देख रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप देखें कि जी कानून क्या कहते हैं, आइन क्या कहते हैं, आप फैसला सुना दें, किसी को कबूल हो नहीं हो। यहाँ तो इस तरह देखा जा रहा है कि जनाब पीटीआई नॉर्मल हो गई, पीटीआई के लोगों को बुलाया गया, आप इस पर मुतमईन हैं नहीं हैं, अच्छा आप नहीं चाहते हैं, अच्छा चाहते, वैसे व्हाट डू यू मीन। फैसला महफूज कर लिया है और फैसला आना है, फैसला जो भी है पार्लियामेंट तैयार है इसके लिए। अगर ये फैसला कोई भी ऐसा करते हैं जिसमें एक क्लैश बनता है, जो मुझे इत्तला है रात की, एक क्लैश बनता है, वो फैसला अगर करने जा रहे हैं, तो फिर आपको मैं बता दूं पार्लियामेंट पूरी तरह तैयार है और वो तमाम एक्शन वो करेगी जो कल मेरे प्रोग्राम में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्रोग्राम कल का जो अब तक में मैंने किया है कमरानी साहब के साथ, और वो ट्विटर पे मेरे मौजूद है, उसको पूरा प्रोग्राम देखिए। उसने तो पूरा लीगल पोजीशन बता दिया है कि किस तरीके से 3 तरीके से इन जजेस साहब को फारिग किया जा सकता है और हुकूमत कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। तो वो भी तैयार बैठे हैं, उन्होंने भी अपना होमवर्क कर लिया है। बकौल एक बहुत अहम हुकूमती बहुत अहम वज़ीर के ज़रिए कि हम अपना होमवर्क करके बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फ़ैसला दे जो वर्स्ट फ़ैसला हो हमारे लिहाज से, तो फिर हम एक्शन लेंगे और बड़ा एक्शन लेंगे। अच्छा, इन द मीन टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके मसलन प्रोसीडिंग मांग ली है, तो पार्लियामेंट ने भी इनकी प्रोसीडिंग मान ली है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तो वारंट इशू की करने की बात कर दी है, इन 3 जजेस को चीफ जस्टिस को बुलाने की बात की है, और इसके साथ साथ मैंने बताया कि ये फैसले करके बैठे हैं कि अगर इनका कोई वर्स एक्शन आता है और उसके ऊपर फिर ये एक्शन होगा। तो अब मौजूदा 3 रुकनी बेंच क्या करता है? फ़िलहाल फ़ैसला महफूज करके बैठा है। दूसरी तरफ मैं आपको एक बहुत ही अहम बताऊं, वो ये है कि जी ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, इनके ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें हुई हैं, बहुत बड़ी साजिशें। कुछ बहुत बड़ी साजिश का तो इंकशाफ न सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी जो आइंदा कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कॉन्स्पेरेसी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और उन्होंने ओपन भी कर दिया। पूरी एक प्लानिंग थी कि जनाब 2023 में जो है वो ये इसी चीफ जस्टिस के नीचे इलेक्शन होगा। उसके बाद इस इलेक्शन में इमरान खान को 10 साल के लिए मुंतखब किया जाएगा। 2023 में उनको 2/3 मेजॉरिटी दी जाएगी। 2/3 मेजॉरिटी से चीफ जस्टिस के जाने से पहले उनको जो है वो टेन्योर पोस्ट इनकी डिक्लेयर कर दी जाएगी, और टेन्योर पोस्ट जब डिक्लेयर की जाएगी तो 3 साल इनको मिल जाएंगे। और उस दूसरी तरफ जो है वो साकिब निसार को सदारती ओहदे के लिए नामज़द किया जाएगा और उनको मुंतखब कर लिया जाएगा। मसलन सदर साकिब निसार, चीफ जस्टिस मज़ीद 3 साल के लिए जस्टिस बंदयाल, और इमरान खान 10 साल के लिए, और जस्टिस काजी और जस्टिस मंसूर अली शाह अपने वक्त में रिटायर कर जाएंगे, वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। कितनी बड़ी ये कॉन्स्पेरेसी है सोचिए, और वो डिस्क्लोज़ कर दी इन्होंने। अब ये पूरी कोशिश इनकी क्यों हो रही है कि ये इलेक्शन अभी हो जाए और इनके सामने हो जाए और पंजाब में हो जाए, ताकि पंजाब में ये जकड़ लें और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी के लिए कोई मसला नहीं होगा। पंजाब में अगर आपकी हुकूमत है तो फिर आप सोचें आप क्या कर सकते हो। इधर पंजाब के ऊपर इधर चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, तो फिर कौन रोक सकेगा 2/3 मेजॉरिटी को। तो ये पूरी प्लानिंग है जिसको सभी समझ गए हैं, आम आदमी भी समझ गया, हुकूमत भी समझ गई है, पीडीएम भी समझ गई है।
तो अब शायद ये ना हो सके, लेकिन अभी भी ये साजिश आगे चल रही है। और अगर ये हो जाती तो ये स्ट्रक्चर आता है, सदर, साकिब निसार, 3 साल का टेन्योर बंदयाल साहब का, इमरान खान 10 साल के लिए, अच्छा बंदयाल साहब जाते तो उसके बाद एजाजुल हसन आ जाते, एजाजुल हसन चाहते तो उसके बाद मुनीब अख्तर आ जाते, मुनीब अख्तर जाते तो उसके बाद आयशा साहिबा आ जाती, और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अजीमुशान कब्ज़ा हो चुका होता, अजीम मुकाम, और इसके साथ साथ हुकूमत पे कब्ज़ा होता, और सारी गोलियां जो बरसाई जा रही होती वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, और दूसरी जो बड़ी गोलियां बरसाई जा रही थी वो पाकिस्तान के डिफेंस में, क्योंकि इन दोनों को तो टारगेट करना है। मईशत को काफ़ी हद तक मारा है, लेकिन बहरहाल संभाला मिला है, लेकिन फ़ौज को ये नहीं मार सके, और यहाँ उनको काफ़ी बड़ी नुकसान उठाना पड़ा। और शायद उसकी वजह ये थी कि एक तरफ ट्रंप चला गया और दूसरी तरफ ये जो साजिश थी ये कामयाब नहीं हुई, और जनरल बाजवा जो इस साजिश का हिस्सा थे वो आखिरी में अपनी कोताही को मानते हुए विड्रॉ किया। अगर वो विड्रॉ नहीं करते तो शायद ये सारी चीज़ें हो जाती। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ देखें जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस जो इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म की हैसियत से फ़ाइल किया था, आज वो मीडिया में कह रहे हैं, जो कि इनके लिए चार्जशीट बन रही है, जो इनके लिए एक जुर्म बन गया है कि ये मीडिया में कह रहे हैं कि जनरल फैज़ ने नहीं बल्कि उनके ऊपर के लोगों के कहने पर मैंने ये किया है, यानी उन्होंने किया है। तो उन्होंने कहा जनरल फैज़ से भी ऊपर से ये बात आई थी, और जनरल फैज़ से ऊपर वाले ने ये कहा था, और उनके कहने पर रेफरेंस किसने फ़ाइल किया था? हुकूमत वक्त ने, यानी वज़ीर आज़म ने। तो गोया इसका मतलब है वज़ीर आज़म मीडिया में मान रहे हैं कि काजी फाइज़ ईसा की जो आपके रेफरेंस था वो मेरिट पे नहीं था, बल्कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के टॉप से इनको कहा गया था, और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के टॉप के कहने पर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ऊपर रेफरेंस बनाया था। ये एक तरीके से इकरार जुर्म है, ये जुर्म है, और ये इकरार कर चुके हैं। इसलिए ये किसी भी वक्त इस इकरार जुर्म को, जो कि ऑलरेडी मीडिया में मौजूद है और हम लोगों ने इसको हाईलाइट कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने हाईलाइट कर दिया है, किसी भी वक्त इसके ऊपर आपके पटिशन दाखिल की जा सकती है, किसी भी वक्त इसको जो है वो इस केस को ले जाया जा सकता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कि जनाब काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो आपके रेफरेंस डाला गया था वो मैलाफाइड इंटेंशन से, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक दबाव के तहत, एक प्रेशर के तहत, एक ताल्लुक़ की बुनियाद पे, मेरिट नहीं था। तो मैलाफाइड इंटेंशन से अगर रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप मुजरिम हैं। तो इमरान खान यहाँ भी एक मुजरिम के तौर पर सामने, देखिए ये अल्लाह का मकाफ़ात अमल है। आर्टिकल 6 मैंने बताया कि जी बलूचिस्तान में जो अब्दुल रज़ाक एडवोकेट हैं वो अमानुल्लाह करनानी के साथ इमरान खान की आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग वहाँ दाखिल कर दी है, और यहाँ ये केस, दो केस, एक केस ये इस्टेब्लिश हो रहा है, और ये एक अहम तरीन इकरारनामा है जुर्म का जो इमरान खान ने मीडिया में किया है। अब कोई भी शख्स आज नहीं तो कल, मैंने सुना है कि तैयारी की जा रही है कि फौरी तौर पर इसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए, और ये आपका केस जो है वो क्योंकि जुर्म इकरार में है तो उसको तो नफ़ी नहीं कर सकते ना। मीडिया मौजूद है, कई वीडियोज़ हैं जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब मैंने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पे जो रेफरेंस डाला था वो मैंने फैज़ के कहने पे नहीं बल्कि उससे भी ऊपर के वाले के कहने पे डाला था। तो इससे बड़ा इकरार क्या होगा? तो अब बहुत देखते हैं कि जो फ़ैसला महफूज हुआ है वो क्या फ़ैसला देते हैं। बज़ाहिर लगता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इतनी दम नहीं है, लेकिन कल सैटरडे है, कल इमरान खान ने चीफ जस्टिस से इजहार एकजहती के लिए आवाम को बुलाया है ताकि ये दुनिया को दिखा सकें, ख़ास तौर पे जजेस को ये बता सकें कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये बता तो रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इससे जजेस की न्यूट्रलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है,
और ये इमरान खान जजेस के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। चुनांचे ये जो अमल है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए नुकसानदेह है, और इससे बिल्कुल ये लिंक जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है और मजबूत होता है कि चीफ जस्टिस और ये 3 जजेस का पीटीआई और इमरान खान से हर तरह से लिंक है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।